दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एक प्ले कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक टीचर एक लड़की की ड्रेस लेकर आती है और कहती है कि मेरे पास प्रिंसेस की ड्रेस तो है लेकिन प्रिंसेस नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का जिसका नाम धातु रोग होता है, वो कहता है कि मैं प्रिंसेस बनना चाहता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो लड़का उस ड्रेस को पहनकर स्टेज पर जाता है, वहाँ पर बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वहाँ पर धातु रोग की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि वो इस बात को जिंदगी भर तक भूल नहीं पाता। तभी सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस घटना के बाद से धातु रोग पूरी तरह बदल चुका है। उसे पता चलता है कि लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं। लड़के लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही उनके पास लड़कियों जैसी गुफा होती है। हम देखते हैं कि धातु रोग अब बड़ा हो चुका है और वो एक बुक पब्लिशर बन चुका है। हमें बताया जाता है कि धातु रोग अपने बचपन की घटना से इस तरह बदल चुका है कि वो अब लड़कियों को कुछ नहीं समझता। उसके मुताबिक लड़के लड़कियों से ज्यादा सुपीरियर होते हैं। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की धातु रोग से किताब के बारे में बात करने लगती है जो कि वो लड़कियों के ऊपर लिखना चाहती थी। तभी धातु रोग उसे कहता है कि लड़कियों के बारे में लिखकर तुम क्या ही उखाड़ लोगी, वैसे भी लास्ट में जाकर उन्हें हमारे लिए घोड़ी ही बनना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से एक बुक शॉप में जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है टोना टोटका। इसी दौरान धातु रोग की मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से होती है जिसका नाम गरम जवानी होता है। दरअसल गरम जवानी टोना टोटका की सेक्रेटरी होती है, लेकिन धातु रोग को उसकी लेनी ही थी, इसलिए वो उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। पर गरम जवानी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी टोना टोटका उसके पास आता है और उसे कहता है कि बड़ी के वो मेरी सेक्रेटरी है। इस पर धातु रोग उसे कहता है तो भाई क्या हुआ, दिन में तू उसकी ले लेना, रात को मैं ले लूंगा। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और धातु रोग आज की रात रंगीन करने के लिए जुगाड़ ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वो एक खंबे से टकरा जाता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक औरत उसके बारे में पूछ रही होती है कि ये अब कैसा है और इसको कोई हेल्प चाहिए क्या। और वहीं उसका फ्रेंड टोना टोटका लड़कियों की जैसे उसकी चिंता कर रहा होता है। फिर जब वो उठकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि टोना टोटका की ड्रेस एकदम बदल चुकी है और वो उसे लड़कियों की तरह बातें करने लगता है। धातु रोग को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो घर पहुंचकर टीवी चालू करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सारी बातें लड़कियों के बारे में ही हो रही थी। जिसके बाद वो टीवी बंद करके सो जाता है। फिर अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी अलमारी में सारे कपड़े लड़कियों जैसे हैं। अब ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद वो नॉर्मल से कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की छेड़ने लगती है, जिसे देखकर धातु रोग सोचता है कि बहन आज रात को तो इसे ही लपेटूंगा। इसके बाद धातु रोग अपने ऑफिस पहुंच जाता है और वहां आकर वो देखता है कि हर जगह सिर्फ लड़कियां ही काम कर रही थी। तभी वहां पर उसकी बॉस बिल्लो रानी आती है और ये वही लड़की है जिसका कहानी की शुरुआत में ये मजाक उड़ा रहा था। अब बिल्लो रानी उसे उसका काम समझाने लगती है, जिसको देखकर धातु रोग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि बहन चो तेरी औकात ही क्या है जो तू मुझे काम सिखाएगी। वो उस पर काफी भड़कता है, लेकिन बिल्लो रानी उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो उसे नीचे जाकर उसकी गुफा चाटने को कहती है। लेकिन फिर जब धातु रोग जैसे ही नीचे उसके पास जाता है तभी उसके पैरों पर घने बालों को देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी कॉफी देने आता है जो कि इस ऑफिस में मेड का काम करता था। अब क्योंकि धातु रोग के दिमाग का बोला हो चुका था, इसलिए वो अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से कैफे में पहुंचता है जहाँ पर वो काम करने वाली एक लड़की को देखता है जो कि एक आदमी को गालियां दे रही थी। अब ये सब देखकर धातु रोग को फिर से कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद वो वहां से भागकर अपने मॉम डैड से मिलने उनके घर आ जाता है। लेकिन वहां जाकर भी वो यही देखता है कि उसकी मॉम वाला काम उसके डैड कर रहे थे और उसके डैड वाला काम उसकी मॉम कर रही थी। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि वो एक ऐसी पैरेलल दुनिया में आ चुका है जहाँ पर आदमियों की जगह औरतों ने ले ली है और औरतों की जगह आदमियों ने। अब ये देखकर वो वापस उसी खंबे के पास जाकर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो खंबा उसका साथ नहीं देता और वो इसी दुनिया में फंस जाता है। इसके बाद वो एक बार में अपनी एक दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि वहां पर औरतों की जगह आदमी नाच रहे होते हैं और वहीं ये जो अपनी दोस्त से मिलने आया था वो भी उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही होती है, जैसे कि नॉर्मली आदमी औरतों पर करते हैं। अब धातु रोग को बाकी चीजें तो काफी अजीब लग रही थी, लेकिन उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि औरतें उसे लाइन दे रही हैं और उसके लिए घोड़ी बनने को भी तैयार हैं। इसके बाद वो लड़की धातु रोग को बजाने के लिए उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन फिर जैसे ही वो उसकी शर्ट उतारती है तभी उसकी छाती के बालों को देखकर तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। धातु रोग पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उस लड़की का मूड तो खराब हो चुका था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन धातु रोग अपने दोस्त टोना टोटका के पास जाता है, जहां वो देखता है कि टोना टोटका अब एक हाउसवाइफ बन चुका है और वहीं उसकी वाइफ ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो इस घर की बॉस हो। अब क्योंकि धातु रोग ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, इसलिए टोना टोटका अपनी बॉस को फोन करके उसकी जॉब लगाने की बात करने लगता है और उसकी बॉस वही उसकी सेक्रेटरी होती है जिसका नाम था गरम जवानी। हम देखते हैं कि गरम जवानी इस दुनिया की सबसे बड़ी राइटर बन चुकी थी और वो रात दिन नए नए लड़कों को फंसाकर उनके साथ मजदूरी किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ टोना टोटका धातु रोग को तैयार करने लगता है। वो उसके शरीर के सारे बाल साफ कर देता है ताकि लड़कियों पर उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। फिर जब वो इंटरव्यू देने के लिए गरम जवानी के पास उसके घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गरम जवानी पूरी नंगी होकर घूम रही होती है। तभी उसके संतरे देखकर धातु रोग खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये आज रात उसके लिए घोड़ी बन जाएगी।
फिर उसका इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ धातु रोग की नॉलेज देखकर गरम जवानी भी हैरान हो जाती है, क्योंकि धातु रोग अपने यूनिवर्स में काफी सक्सेसफुल आदमी था। लेकिन गरम जवानी फिर भी उसे ज्यादा भाव नहीं देती और उसके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसा कि वो कभी औरतों के साथ किया करता था। इसके बाद गरम जवानी धातु रोग को वहीं रुकने को कहती है और वहां से अपने ऑफिस चली जाती है। दरअसल धातु रोग वहां पर गरम जवानी के असिस्टेंट की जॉब के लिए आया था। इसके बाद वो उसके घर में इधर उधर घूमने लगता है और उसे वहां पर कई सारे कंचे पड़े हुए दिखाई देते हैं, और ये वही कंचे हैं जिन्हें वो अपनी गुफा में डालकर उनके साथ खेला करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गरम जवानी के एक नौकर से होती है, जो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है। अब इस पैरेलल दुनिया में रहते हुए धातु रोग को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो अपनी दुनिया में तो काफी स्ट्रांग था, लेकिन इस दुनिया में उसकी कोई औकात नहीं थी। अब इससे गुस्सा होकर धातु रोग गरम जवानी को कहता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। वो बताता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं तो गलती से खंबे से टकराकर यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन गरम जवानी धातु रोग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। धातु रोग उसे कहता है कि जरा सोचकर देखो, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर औरतें मर्दों के नीचे काम करती हैं, और ऐसा बिहेव जो औरतें मर्दों के साथ कर रही हैं, वैसा ही बिहेव वहाँ पर मर्द औरतों के साथ करते हैं। लेकिन उसकी ये बातें गरम जवानी को बहुत ही अजीब सी लगती हैं। अब धातु रोग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए फिर से अपनी उस दोस्त को मैसेज करता है, जिसने उस रात उसके साथ मजदूरी करने से मना कर दिया था। लेकिन अब वो दोनों पलंग तोड़ धुआंधार मजदूरी करते हैं। लेकिन सिर्फ 5-10 सेकंड के अंदर ही उस लड़की का सारा माल बाहर आ जाता है, जैसा कि अक्सर मर्दों के साथ होता है। धातु रोग सोचता है कि बहन ये क्या बकचोदी है, जिसके बाद वो उस औरत को वहां से भगा देता है। उधर दूसरी तरफ हम गरम जवानी को देखते हैं, जो कि एक नए टॉपिक के ऊपर अपनी बुक लिख रही होती है, लेकिन उसे वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी उसे धातु रोग की वो बात याद आती है जहाँ पर आदमी औरतों पर अत्याचार करते हैं। अब गरम जवानी धातु रोग को बजाने के लिए उसे मैसेज करती है, लेकिन इसके बदले में धातु रोग उसे गालियां लिखकर भेजता है। उधर धातु रोग के घर में उसके पेरेंट्स उस पर जोर दे रहे होते हैं कि अब तू 30 साल का हो चुका है, इसलिए तू जल्दी से शादी करके किसी की हाउसवाइफ बन जा। अब ये बातें सुनकर धातु रोग परेशान हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि आपको पता है कि मैं कितनी लड़कियों को घोड़ी बना चुका हूँ। अब ये सुनकर उसके पेरेंट्स निराश हो जाते हैं और उनको लगता है कि शायद उनका बेटा बिगड़ चुका है। इसके बाद धातु रोग गरम जवानी से मिलने जाता है, क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। फिर वो उसे बताता है कि जैसा तुम आदमियों के साथ बिहेव करती हो, वैसा ही कभी मैं औरतों के साथ किया करता था। अब गरम जवानी को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है और वो उससे उसकी दुनिया के बारे में और भी बातें पूछने लगती है। जिसके बाद अगले दिन वो इस बारे में अपने बॉस को भी बताती है और कहती है कि आपको भी उससे मिलना चाहिए। फिर अगले दिन उसकी बॉस भी धातु रोग से मिलती है और उसे धातु रोग बाकी मर्दों से काफी अलग लगता है। जिसके बाद उसकी बॉस गरम जवानी को उसकी वो बुक लिखने की परमिशन दे देती है। अब इसके बाद से धातु रोग और गरम जवानी काफी वक्त साथ में बिताने लगते हैं और फिर गरम जवानी उसके साथ मजदूरी करने के लिए उसे अपने घर भी ले जाती है। लेकिन फिर मजदूरी से पहले वो वहाँ पर एक माइक छुपा देती है, क्योंकि वो धातु रोग की सारी बातें रिकॉर्ड करना चाहती थी कि आखिर वो अपनी दुनिया के बारे में क्या बताता है। फिर पूरी रात पलंग तोड़ मजदूरी के बाद अगले दिन धातु रोग टोना टोटका के बेटे से मिलने जाता है, जहाँ पर टोना टोटका का बेटा उसे बताता है कि उसके साथ स्कूल में बहुत ही बुरा हुआ। दरअसल वो एक लड़की को पसंद करता था और उसने उसके साथ मजदूरी करके अपनी सील तुड़वा दी, जिसके कारण अब वो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। अब धातु रोग और गरम जवानी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसके कारण वो जब भी मिलते वो दोनों एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ मजदूरी करते। लेकिन धातु रोग को ये पता नहीं था कि गरम जवानी सिर्फ उसका फायदा उठा रही है। लेकिन अब गरम जवानी को भी ये सब करते हुए काफी बुरा लग रहा था। उस रात गरम जवानी अपनी बुक भी कंप्लीट कर लेती है, लेकिन उसे धातु रोग को लेकर काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने बॉस को फोन लगाती है और कहती है कि मैं ये बुक पब्लिश नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उसे गालियां देकर फोन काट देती है। इसके बाद अगले दिन वो धातु रोग से मिलने जाती है और उसके साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा धातु रोग हमेशा से चाहता था। लेकिन तभी धातु रोग मौका देखकर गरम जवानी से पूछ ही लेता है कि क्या वो उससे शादी करना चाहेगी, और गरम जवानी भी यहाँ पर मान जाती है। इसके बाद धातु रोग ये बात अपनी फैमिली को बताता है और उसकी फैमिली को भी ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अगले दिन टोना टोटका धातु रोग को एक मोर्चे में लेके जाता है, जहाँ पर कई मर्द औरतों के साथ बराबरी के अधिकार पर आवाज उठा रहे थे। इसी दौरान धातु रोग को वहाँ पर गरम जवानी की बॉस मिलती है और वो उसे बताती है कि गरम जवानी की पहले भी शादी हो चुकी है, लेकिन अब वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। अब ये बात सुनकर धातु रोग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से सीधा उसके घर जाकर गरम जवानी के मैरिज सर्टिफिकेट्स देख लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पर तोड़फोड़ करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गरम जवानी को देखते हैं, जो कि अपने पुराने हस्बैंड और बच्चों से मिलने आई होती है। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो धातु रोग से शादी करना चाहती थी। इसके बाद जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर पर सब कुछ बिखरा पड़ा है। जिसके बाद वो धातु रोग को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है, जहां पर वो पहले जॉब किया करता था। गरम जवानी को लगता है कि शायद धातु रोग को उसकी बुक के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी यार, मैंने तुम पर वो बुक लिखी। लेकिन तभी धातु रोग उसे कहता है कि कौन सी बुक और तुमने क्या लिखा मेरे बारे में। जिसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गरम जवानी को खींचकर एक चमाट मारता है। लेकिन तभी गरम जवानी को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब गरम जवानी की आंख खुलती है तो उसके सामने दो आदमी खड़े होते हैं और वो एक एम्बुलेंस के अंदर होती है
वो आदमी उसे कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन तभी गर्म जवानी उस एम्बुलेंस से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है और वो उसी दुनिया में पहुंच चुकी है जिसके बारे में धातु रोग ने उसे बताया था। अब उसे पहले तो धातु रोग की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब वो वहाँ पर औरतों को मर्दों के बराबर अधिकार के लिए लड़ते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि धातु रोग की बात बिल्कुल सही थी। तभी उसकी नजर वहाँ पर धातु रोग पर पड़ती है, जो कि उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।